अवस्थी सत्ता का धर्म होता है समाज को बेहतर बनाना। सत्ता का धर्म होता है समाज में समानता लाना। सत्ता का धर्म होता है समाज को कुरीतियों से मुक्ति दिलाना। सत्ता का धर्म होता है सही गलत का भेद समझाकर समाज की सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। मगर क्या उसी सत्ता के लिए सियासत ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है? ये सवाल लोकसभा में पीएम मोदी के गटर वाले बयान से खड़े हुए हैं। देश का सवाल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सियासत ने मुसलमानों को जाल में फंसाए रखा। धर्म के नाम पर मुसलमानों को तरक्की से डराए रखा। वोट के लिए नई सोच पर की जाती रही चोट। सत्ता के लिए मुसलमानों को गटर में गिराए रखा। देश के मुसलमानों को लेकर ये सवाल खड़े हुए हैं लोकसभा में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की बदतर हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाते हुए संसद में पीएम मोदी ने शाह बानो प्रकरण के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री के कुछ साल पहले के एक इंटरव्यू का हवाला दिया। जो उस समय शाह बानो का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है, चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही, और उन्होंने कहा है, जब वो शाह बानो का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए, गंभीर बात है। मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। पीएम मोदी ने न तो ये बताया कि इंटरव्यू देने वाला मंत्री कौन था और मुसलमानों को गटर में पड़े रहने की सलाह देने वाला मंत्री कौन था, मगर कुछ घंटे बाद ही राजीव सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान सामने आ गए, जिन्होंने बताया कि इंटरव्यू देने वाले मंत्री वही थे जिन्होंने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के रुख पर एतराज जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया था। जिन्हें मनाने पहुंचे तत्कालीन मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मुसलमानों को गटर में पड़े रहने देने वाली सलाह दी थी। सबसे आखिर में श्री नरसिम्हा राव जी आए, और नरसिम्हा राव जी ने आते ही मुझसे कहा कि भाई आरिफ, पहले मेरी तारीफ की, कहा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, कहा कि तुम यंग हो, तुम्हारे सामने पूरा कैरियर है, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। और ये देखो, शाह बानो ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, सर मैं शाह बानो की लड़ाई नहीं लड़ा, मेरा क्राइसिस ये है कि मुझसे प्रधानमंत्री जी ने बोलने के लिए कहा, और मैंने 55 मिनट पार्लियामेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिफेंड करने के लिए। अब लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, कल जब उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो कह रहे हैं कि इस बिल का उद्देश्य है शाह बानो केस में दिए गए जजमेंट को पलटना। तो मैंने कहा, मैं अकबर का बीरबल नहीं बनना चाहता कि उसने कहा बैंगन अच्छा है तो उसने 100 गुण बता दिए, उसने कहा बैंगन बुरा है तो 200 दुर्गुण बता दिए। मैं बोल काम नहीं करूं। तो वो फिर उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से समझाया था कि इसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम, यानी कांग्रेस पार्टी, यानी जिसमें मैं भी शामिल था, सर, हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं। हमें तो वोट की फिक्र करनी होती है, हमें तो ये लोग हमें वोट देते हैं, तो अगर ये गटर में पड़े रहना चाहती है तो तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? आरिफ मोहम्मद खान के इस खुलासे पर जारी सियासत को भी समझेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर शाह बानो मामला था क्या, जिस पर राजीव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून बनाकर पलट दिया था, और तभी से उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगते रहे। शाह बानो इंदौर के मशहूर वकील मोहम्मद अहमद खान की पत्नी थी। ने कहा कि 43 साल बाद 1975 में पति ने शाह बानो को 5 बच्चों सहित घर से निकाल दिया। अहमद खान कभी कभार बच्चों के लिए शाह बानो को कुछ पैसे देते थे, लेकिन शाह बानो पति से बकायदा हर महीने गुजारा भत्ता की मांग कर रही थी, जिस पर 6 नवंबर 1978 को पति ने शाह बानो को 3 तलाक दे दिया। मुसलमानों में तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देने का नियम नहीं है,
मगर शाहबानो ने हर महीने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पति अहमद खान को हर महीने 500 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। मगर मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में खड़ा हो गया और फैसले के ठीक बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस को लगा कि हार की वजह सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला बना है जिसे कानून बनाकर पलटने के लिए राजीव सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण बिल पेश किया। 25 फरवरी 1986 को लोकसभा में बिल पेश किया गया। मई 1986 में बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। नए कानून के तहत तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांगने का मुस्लिम महिलाओं का अधिकार खत्म हो गया। कानून में तलाक के बाद बीवियों को सिर्फ 3 महीने तक ही गुजारे भत्ते का प्रावधान किया गया। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार 2 बार अध्यादेश जारी कर चुकी है और दूसरी बार बिल को संसद में पेश भी किया जा चुका है। मगर उस बिल का विरोध करने वाले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी मोदी के गटर वाले बयान पर उन्हीं पर हमला करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को शाहबानो याद है, तबरेज अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आते उनको, याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दीजिए ना, मुसलमानों को बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए, चलिए निकालिए, हमको उठाइए ऊपर। सवाल है कि क्या सिर्फ वोट बैंक समझकर देश के मुसलमानों के साथ अब तक खिलवाड़ होता रहा? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को गटर में धकेला और मुसलमानों को गटर से कौन निकालेगा? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गटर दूंगा। जी हां, मुस्लिम वोटों का आखिर सौदागर कौन है? बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे इस्तेमाल करने वाले गलत हों तो वो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता। मुस्लिम समुदाय को हमेशा एक वोट बैंक के रूप में देखा गया। आज यही सवाल है कि आखिर मुस्लिम को कौन ठगा और मुस्लिम का कौन सगा? जी हां, इसी को लेकर देश में मचा है बवाल और यही है आज देश का सवाल। आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आज मेरे साथ जुड़ेंगे, एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है जिसमें मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला मुंबई से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ नवाब मलिक साहब जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं वो भी मुंबई से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ यासिर जिलानी जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का संगठन है वो जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं वो जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वसीम रिजवी साहब चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड से लखनऊ से वो भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ इस चर्चा में थोड़ी ही देर बाद तहसीन पूनावाला भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दा बहुत गंभीर है और चर्चा अगर हो तो वो मर्यादा में हो तो बेहतर, ना कि पर्सनल अटैक हो। सबसे पहला सवाल नवाब साहब आपसे, आखिर मुसलमानों को गटर में किसने रखा? नवाब साहब। नहीं बोला गया, प्रधानमंत्री ने कोर्ट, जरा सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने कोर्ट किया है, उसका मतलब यह है कि मुसलमान गरीब है, बदहाल है, पिछड़ा है, परेशान हाल है। कम से कम ये सरकार मानने के लिए तैयार हो गई। हम इसका कहीं न कहीं एक उनका आभार मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी स्वयं, उनके नेता आज तक यही बोलते रहे कि देश में मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुंह भराई हो रही है। 2004 में जब सरकार आई थी उस वक्त यही सवाल पे हम लोगों ने मांग की थी कि मुसलमानों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वे हो। क्या सच्चाई है लोगों के सामने आए। सच्चर कमेटी ने सारा आईना देश को दिखा दिया, जो हम लोग कह रहे थे वो सच्चर कमेटी में आ गया। अब मोदी जी उसको मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो हमें आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई कार्यक्रम बनाए। अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सहयोग देंगे, स्वागत करेंगे और आशा करते हैं। न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं तो इस न्यू इंडिया में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हो रही है। अब तो 3 हफ्ते की सरकार है, देखते हैं आगे आगे अच्छा काम करें, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। नवाब साहब, आप कांग्रेस के सहयोगी दल भी हैं, आपको लगता है जो आरोप लग रहे हैं, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मुसलमानों को गटर में रखा जाए,
क्या कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह काम किया है मुसलमानों के साथ? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब राजीव गांधी के काबीना से इस्तीफा दे दिया, जन मोर्चा में सबसे पहले वे गए, और कांग्रेस किस तरह से बदनाम हो ये बीड़ा वीपी सिंह साहब के साथ में उन्होंने उठाया था। उस समय से वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन जिस व्यक्ति को वो कोट कर रहे हैं, अगर वो जीवित होता वो जवाब देता। वो कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह जी ने कहा था, तो वो भी दुनिया में नहीं है, राइट टू रिप्लाई उनके पास नहीं है। या नरसिम्हा राव जी ने कहा होगा तो वो भी जीवित नहीं है। ये बात सच है कि 70 साल आजादी में मुसलमान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है, ये आप मानते हैं? राजनीतिक तौर पर मुसलमान हमेशा एक वोट बैंक की तरह देखा गया। नवाब साहब, देखिए, मुसलमान मतदाता है तो वोट तो डालेगा, लेकिन मुसलमान की किसी दल के साथ नहीं खड़ा हुआ, ये भी सच्चाई है। कभी वो नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को अपना नेता माना, कभी बहुगुणा जी को, कभी चरण सिंह जी को, कभी मुलायम सिंह जी को, लालू यादव जी को, कभी भी वो सेकुलर लोगों के साथ खड़ा रहा। अवैसी साहब जैसे या मुस्लिम लीग के साथ तो देश में खड़ा नहीं रहा, तो वो सभी लोगों के साथ वो रहता रहा, ये सच्चाई है, वोट देता आया है। अगर जिन लोगों को ये लग रहा था कि इनकी मुंह भराई हुई है, तुष्टीकरण हुआ है, कम से कम वो मानने को तैयार हो गए कि ऐसा नहीं है, मुसलमान बदहाल है, पिछड़ा है। प्रेम साहब, आपके पास आता हूं, आपको बड़ी राहत मिलेगी कि आज नवाब मलिक साहब बड़े माइल्ड दिखाई दे रहे हैं और आप पर सीधे तौर पर अटैक करते नहीं दिख रहे। आखिर मुसलमानों को गटर में रखा, ये बात तो प्रधानमंत्री ने कह दी है, किसने रखा ये भी बात आ गई, लेकिन अब गटर से बाहर आप कितने जल्दी निकालेंगे? ये किसी भी समाज को विकास के और सशक्तिकरण के सद्मार्ग पर ले जाने के लिए आवश्यकता होती है कि उस समाज का सामाजिक जो उसमें कुछ भी गड़बड़ियां हैं, लैंगिक विभेद हैं, पंथिक विवाद हैं, तो उन सबसे मुक्त हुआ जाए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू समाज में जो कुरीतियां थीं उनका विरोध हुआ, लेकिन उन कुरीतियों को हटाया गया। भाई, हिंदू समाज में लड़कियों को अधिकार दिया गया। सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, आप हिंदुओं में जो व्याप्त परंपराएं रही हैं वो अलग अलग रही हैं। हर 20-25 किलोमीटर बाद परंपरा अलग होती थी। हर गोत्र की, जाति की, उपजाति की, सूत्र की परंपराएं अलग थी, किंतु उसको स्वीकारा गया कि भाई ये कोडिफिकेशन, हाँ कोडिफिकेशन किया गया, और उस कोडिफिकेशन में जैन और क्रिश्चियन भी लगभग लाए गए, और उन समाजों के विकास की गतियां तीव्र हुई। अब समझिए कि एक हमारे पास बड़ा समाज है, करोड़ों की संख्या है, उसकी आधी आबादी को आप अन्याय का शिकार कर देंगे। अब शाहबानो जी का मामला, शाहबानो जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी है, और तलाकशुदा महिला का जो है 5 बच्चे साथ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से 500 रुपए का उनको जो है रात, जो 1985 के रेट में बहुत कम है, 6 लोगों को 500 रुपए में 1985 में भी उनका भरण पोषण संभव नहीं था। 1985 में मैं कक्षा 11 में था, मुझे तब के रेट्स पता है कम से कम, लेकिन वो देने के लिए भी आप तैयार नहीं। उसके लिए किया क्या? तो संविधान की प्रतियां जला दी गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा। मोहम्मद आरिफ खान जिस तरह से खड़े होकर संसद में 50 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में बोले, उसको पलट दिया गया। पलट दिए जाने के बाद जब आप उसमें रिफॉर्म नहीं लाएंगे, जब कोई रिफॉर्म नहीं होगा, परफॉर्म नहीं हो करेगा, और जब परफॉर्म नहीं करेगा तो किसका पिछड़ा? प्रेम जी, आप लोग कितने जल्दी गटर से निकालेंगे? मोहम्मद साहब के प्रेम जी का विद्यार्थी हूँ, मुझे 10 सेकंड उसी पे आ रहा हूँ, 10 सेकंड उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा प्रश्न है, 10 सेकंड। जो पैगंबर मोहम्मद साहब महिलाओं को युद्ध भूमि में ले जाते हैं, उन महिलाओं को आप जो है बांध कर एकदम से सारे अधिकारों से वंचित करके फेंक देंगे, तो समाज का कैसे विकास होगा? तो हम समाज के विकास की दृष्टि से, जहां पर जैसे सम्यक विकास के लिए हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये तुष्टीकरण नहीं पुष्टिकरण है। नवाब साहब, आपके पास आऊंगा। नवाब साहब, ये पहला राउंड है, सबके एक विचार ले लेते हैं पहले। के लिए कोई काम नहीं करें, और पुष्टिकरण ये है। नहीं,
पुष्टि एक मिनट में भाई साहब। अमल किया जाए। जैसे जिस बच्चे को एक प्रेम जी आपके जवाब पर नवाब जी कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब। मुझे दे दीजिए, देखिए पूरा ऐसा है कि हर घर में अपने शादी ब्याह के तरीके किसी भी समाज में किसी भी घर में अब शाहबानों जिस बच्चे को सिर्फ तलाक जो के है, बाद तुष्ट किया महीने जाता का है, गुजारा वो मिले, बच्चा ये कमजोर माना होता है, जिसको पुष्ट इस्लाम किया जाता है, धर्म वो में प्रधान होता है। इस्लाम नवाब जी आप अपनी धर्म बात में पूरी करें। जो सोशल सिक्योरिटी की बात है, इस्लाम धर्म में शादी से पहले एक मेहर की रस्म है जिसमें औरत अपने निकाह से पहले अपनी सोशल सिक्योरिटी पहले जो उसको मंजूर ना हो जब तक उसकी शादी नहीं होती। इस्लाम में डिवोर्स के बाद हर्जाना दिया जाए, खर्चा दिया जाए, ऐसा नहीं। निकाह से पहले औरतों को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी सोशल सिक्योरिटी के तहत इंसान जो है जिससे उसका निकाह हो रहा है वो अपनी सिक्योरिटी मांग ले। अगर वो मंजूर ना हो तो वो शादी ना करे। ये सारे अधिकार औरतों को है, शायद मेहर को या इस्लामी शादी ब्याह के तरीके को जब तक ढंग से समझा नहीं जाएगा तब तक उसके अलग अलग तरह से अपने मत रखे जाएंगे। नवाब जी मैं आपके पास आता हूं। वही सोशल सिक्योरिटी है। जी। मेहर लड़कियों को, औरतों को अधिकार है और वो उसको मांगने का उसको हक है। नवाब जी मैं आपके पास आऊंगा। यासिर जिलानी आखिर आप मनीष जी, गटर से कैसे निकलेगा मुसलमान? देखिए अभी मेरे से पहले दो पैनलिस्ट ने बात रखी, बीजेपी और नवाब मलिक साहब ने। आप यकीन करेंगे नवाब मलिक साहब ने वो सारी बातें कही कि मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं, कौम के जो लोग हैं वो बहुत बुरे कंडीशन में हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं। तो उन पिछड़ेपन का कारण कौन था नवाब मलिक साहब? आपकी लाइक माइंडेड पार्टियों की सरकारें रही हैं। अरे हम है ना मुसलमानों को मेरे भाई, हम लोग नहीं हैं, बढ़ाया। कांग्रेस है, देश के सभी दल हैं, हम छोड़ दीजिए ना। सुन लीजिए, अभी हमारे सुन लीजिए, आपको मैंने सुना है, जिम्मेदारी हमारी असली हमने स्वीकार लिया। आप बहुत सीनियर, हमारी जिम्मेदारी स्वीकार लिया ना। सीनियर आदमी है। यासिर जिलानी मैं आपके पास आऊंगा। यासिर जिलानी मैं आपके पास आऊंगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश में मचे मुसलमानों के गटर में होने के बयान पर बवाल जारी है। यासिर जिलानी मैं आप अपनी बात पूरी करें। ब्रेक के पहले आप जो नवाब मलिक साहब से पूछ रहे थे आप पूरी करें अपनी बात। लेकिन मलिक साहब ने ये मान लिया है कि उनके दल और उनकी लाइक माइंडेड पार्टीज की गलती थी। जी नहीं, अब मैं आपको उनसे कुछ सवाल हैं, वो सवाल से तो नहीं बच सकते। उन्होंने अभी एक मसले को, देखिए ट्रिपल तलाक का मसला अभी चल रहा है, उनसे पूछिए कि अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि इस्लाम के अकॉर्डिंग किसी तरह का भरण पोषण या उसको किसी तरह की मदद नहीं दी जा सकती है। आपके जो नेता हैं लाइक माइंडेड, जो संसद के अंदर बार बार चिल्ला रहे हैं कि जो विक्टिम के साथ जो घिनौना कृत्य ट्रिपल तलाक कर रहा है मर्द, वो जेल चला जाएगा। मेरे ख्याल से यासिर जिलानी साहब हम इस सवाल पर बाद में आएंगे। अभी मेरे साथ दो और पैनलिस्ट बचे हैं, वसीम रिजवी साहब और मौलाना नुमानी साहब। जिलानी साहब जी आप अपना जवाब पूरा कर लें नवाब साहब, फिर मैं मेरे बचे हुए पैनलिस्ट पे आऊँ। मनीष जी लेकिन जो ये कंफ्यूजन, यासिर साहब जवाब सुन लीजिए। यासिर साहब उसको पास करें। जनाब यासिर साहब जवाब सुन लीजिए। पढ़ाई की बात करो ना यार, गरीबी की बात करो ना, बीमारी की बात करो ना। मेरे बाप औरतों के तलाक में क्यों फंसे हो? अभी जो लोग आपके यहाँ पे दो दो चार चार बीवी लेके घूम रहे हैं, 70 साल में आपने गरीबी की बात नहीं करी, आपने बीमारी की बात नहीं करी। यासिर साहब उनके बारे में सोचो ना। यासिर साहब छोड़ो यार, आपके नेता जो बिना शादी के घूम रहे हैं उनके बारे में गांधी के मंत्रिमंडल यासिर साहब कहता है कि मुसलमानों का अरे भाई छोड़ भाई, तुम्हारे पार्टी में कितने MP हैं जो 4 बीवी लेके घूम रहे हैं? उनकी बात करो यार, हटाओ ना। बिना तलाक के बीवी को छोड़ के नवाब साहब मैंने इस बहस की शुरुआत में ही कहा था मुद्दे पर चर्चा होगी, हम पर्सनल अटैक से बचें।
हम पर्सनल अटैक से बचे। यासिर जिलानी आपसे भी, नवाज साहब आपसे भी आग्रह है। तलाकी नहीं है। मनीष अरे अवस्थी जी, पर्सनल इन अटैक लोगों- करूंगा तो चैनल छोड़ के लोग भाग जाएंगे। मनीष अवस्थी जी, मैंने पर्सनल कोई अटैक करूंगा। यासिर जी रुकिए, मेरे साथ दो पैनलिस्ट भी है। नवाब जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। मेरे साथ वसीम रिजवी साहब है। वसीम रिजवी साहब, आखिर मुसलमानों को गटर में किसने रखा और अब निकालता दिखता हुआ आपको कौन दिखाई देता है? देखिए, ये बात माननीय मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दी, एक आईना दिखा दिया कि गटर में रखने वाली कौन सी पार्टी थी, उसकी मानसिकता क्या थी और उसकी सोच क्या थी। और ये चीज साबित भी हुई है कि 60 साल हुकूमत करने के बाद जो मुसलमानों का आजादी के बाद से जो बुरा हशर हुआ है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। कांग्रेस ने हमेशा कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले मुल्लाओं का सपोर्ट किया और कांग्रेस ने उन मुल्लाओं के जरिए अपने वोटों का इंतजाम, जो आवाम थी, मुसलमान आवाम, उनसे लेने की कोशिश की। और देखिए, शाबानो वाले केस में भी यही बात हुई थी कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो है जिसको मिसेस इंदिरा गांधी ने बनवाया था, सिर्फ इसलिए बनवाया था, एक ऐसी जमात बनाई थी कि जो वक्त जरूरत उनके लिए काम करती रहे, और आज भी वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पे अड़ गया कि शाहबानो वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। वसीम साहब, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं जो आपसे जानना चाहता हूं वो ये कि आखिर मुसलमान कब तक गटर में पड़े रहेंगे और कौन रहनुमा बनता दिख रहा है आपको? देखिए, जाहिर सी बात है कि मुसलमानों ने विश्वास किया है मोदी सरकार पर। इतना बैड प्रचार होने के बाद भी केवल 9% वोट मिले हैं वसीम साहब। वसीम साहब, 9% वोट मिले हैं। उसके देखिए, उसके बावजूद भी आप 9% वोट की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 9% वोट जो मुसलमानों में से अगर के मोदी जी को आए हैं, तो ये वो बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे। वसीम साहब, अभी मेरे पास आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है, पहले वो सुन लेते हैं। वसीम साहब, मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें गटर में पड़े रहने दो। 1985 में राजीव सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान को किस मंत्री ने और क्यों दी थी ये सलाह, ये जानने के लिए आइए आपको हम सुनाते हैं इंडिया न्यूज से आरिफ मोहम्मद खान की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस समय बातचीत करने को मौजूद हैं। ये राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे हैं और आज इसलिए अहम चर्चा उठी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा था कि सर, आपने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उसको कोट किया पार्लियामेंट में और कहा कि ये कहा गया था उस समय कि जो मुस्लिम्स को रिफॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो गटर में पड़े रहें तो पड़े रहने दे। तो वो क्या कुछ था, थोड़ा सा किस तरह? सर, एक तो बहुत क्लियर कर लीजिए कि ये रीसेंट इंटरव्यू नहीं है। मुझे अगर सही याद है तो ये 7 या 8 साल पहले का इंटरव्यू। तो उसमें एक सवाल ये था कि क्या आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया कि आप अपना इस्तीफा वापस लें? तो मैं क्या, हाँ। उस दिन, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, उस रात को तो मैं अपने घर पे नहीं रुका, अपने दोस्त के घर सोया। लेकिन सुबह को जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो श्री अरुण सिंह, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, वो सबसे पहले मुझे मिले और वो मुझे लेके और प्रधानमंत्री का जो वेटिंग रूम होता है उनके ऑफिस के साथ लगा हुआ, वहां जाके बैठ गए और उन्होंने बहुत अच्छी प्यार से बात की मुझसे, मुझे मेरे स्टैंड की तारीफ की, लेकिन मुझसे कहा कि क्या मैं पुनर्विचार कर सकता हूं अपने इस्तीफे पर। फिर इसके बाद जब मैंने ना कर दिया, मतलब मैं आर्गुमेंट चूंकि एक ही दिया है मैंने सबको, तो वो मैं आपको बात को बता दूंगा कि मैंने क्या कहा। उसके बाद श्री अरुण नेहरू आए, उन्होंने बहुत देर कोशिश की। उसके बाद श्री फोतेदार आए। उसके बाद 3 सीनियर मिनिस्टर जिनके मातहत मैंने काम किया है एज जूनियर मिनिस्टर, वो तीनों को भेजा गया मेरे पास और उन्होंने भी बहुत प्यार के साथ मुझे समझाने की कोशिश की। सबसे आखिर में श्री नरसिम्हा राव जी आए और नरसिम्हा राव जी ने आते ही मुझसे कहा कि भाई आरिफ, पहले मेरी तारीफ की, कहा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, कहा कि तुम यंग हो, तुम्हारे सामने पूरा कैरियर है, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। और ये देखो, शाहबानों ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
मैंने कहा सर मैं शाहबानो की लड़ाई नहीं लड़ा, मेरा क्राइसिस ये है कि मुझसे प्रधानमंत्री जी ने बोलने के लिए कहा और मैंने 55 मिनट पार्लियामेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिफेंड करने के लिए। अब लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, कल जब उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो कह रहे हैं कि इस बिल का उद्देश्य है शाहबानो केस में दिए गए जजमेंट को पलटना। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं बनना चाहता कि उसने कहा बैंगन अच्छा है तो उसने 100 गुण बता दिए, उसने कहा बैंगन बुरा है तो 200 दुर्गुण बता दिए। मैं बोल काम नहीं करूं। तो वो फिर उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से समझाया था कि इसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यानी कांग्रेस पार्टी, यानी जिसमें मैं भी शामिल था उस, हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं। हमें तो वोट की फिक्र करनी होती है, हमें तो ये लोग हमें वोट देते हैं। तो अगर ये गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम्हारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरिफ मोहम्मद खान। जिस तरह से आपने सुना इनको, बड़े साफ शब्दों में जिस तरह से पहले कहा करते थे, आज भी वही अंदाज है इनका। कैमरामैन अंकित के साथ अरुण घंटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश का सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मुसलमानों को गटर में किसने धकेला और मुसलमानों को गटर से कौन निकालेगा। बहस को आगे बढ़ाएं उसके पहले देश में मुसलमानों की हालत पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। आपके पास एक मुस्लिम एमपी जीत के नहीं आता, आपके पास 300 में से कौन रख रहा है पीछे को नीचे? आप रख रहे हैं। इस पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी जीत कर आए? 300 में से आपके पास है ही नहीं। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी लोकसभा में बीजेपी के मुस्लिम सांसदों का नंबर पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता आजम खान ट्रिपल तलाक पर सिर्फ कुरान की राय मानने की बात कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर कुरान जो हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी। देश में खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाले कई और नेता भी हैं, जो मुसलमानों के वोट से सालों तक मंत्री और मुख्यमंत्री रहे, मगर मुसलमानों की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.23% है, लेकिन भिखारियों की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 24.9% है। यानी देश का हर चौथा भिखारी मुसलमान है। एक आम मुसलमान प्रतिदिन औसतन 32.7 रुपए ही खर्च कर पाता है। देश में मुसलमानों की हालत कितनी खराब है, इसका सच पहली बार 2006 में संसद में पेश सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है। सरकारी नौकरियों में मुसलमान सिर्फ 4.9% है और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिम भागीदारी 3.2% है। 6 से 14 साल की उम्र वाले 25% मुस्लिम बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। देश में नामी कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में सिर्फ 2% मुस्लिम छात्र। 2001 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों में साक्षरता दर सिर्फ 59.1% थी। हालांकि 2011 में जनगणना के मुताबिक मुसलमानों में साक्षरता दर बढ़कर 68.4% हो गई। शिक्षा, गरीबी और अवसरों से वंचित मुसलमानों की बेहतरी के लिए सच्चर कमेटी ने कई सुझाव भी दिए थे, जिसमें सबसे अहम सिफारिशें हैं। मदरसों का आधुनिकीकरण करना, नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाना, मुस्लिम बहुल इलाकों में बैंक खोलना, आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना, वक्फ की संपत्तियों को बेहतर इस्तेमाल करना, अल्पसंख्यक बहुल सीटों को SC के लिए आरक्षित न करना, मदरसों की डिग्री को डिफेंस, सिविल और बैंकिंग एग्जाम में मान्य कराना। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण और वक्फ की संपत्तियों का मुस्लिम समाज की बेहतरी के इस्तेमाल के लिए फैसला किया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे फैसले अगर पहले लिए गए होते तो क्या आज मुसलमानों की हालत ऐसी ही होती? इस
इस बीच हम बहस को आगे बढ़ाएं तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक नए पैनलिस्ट तहसीन पूनावाला, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ब्रेक के पहले मैंने कहा था मौलाना नुमानी साहब के पास जाऊंगा। मौलाना साहब, तमाम तकरीरें, दलीलें अभी आपने सुनी, आप सहमत हैं मुसलमान गटर में, और गटर में है तो सियासतदानों की वजह से? देखिए, मैं चूंकि किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए जो है वो सच बोलूंगा, चाहे वो किसी के खिलाफ जाए। शुक्ला साहब जो है वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, रहे हैं। मैं भी जो है 33-34 साल से जुड़ा हुआ, तो हम लोग जो समस्याओं की जो है समीक्षा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को जो है शुरू में जब जो है वो बनाई गई थी, तो उसी वक्त से यह आरोप लग रहा था कि यह हिंदू पार्टी है, और उसके खिलाफ जो है अमीर अली ने और सर सैयद वगैरह ने बहुत जो है जबरदस्त आंदोलन चलाया। बाद में फिर उसकी जो है वो छवि ठीक हुई है। लेकिन कांग्रेस में एक धारा जो है वो हमेशा रहा है जो मुसलमानों का विरोधी रहा है, और वो सही माने में जो है मुसलमानों को जो है वो गटर में जो है रखने की जो है वो कोशिश करता रहा है। इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो क्लियर है। नरसिम्हा राव जो है हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे तबकों में जो है वो छुपा हुआ नेत्रधारी जो है वो मशहूर रहे हैं। इसमें जो है उन्होंने ये कहा होगा, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है, मैं ये कहता हूं झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको कहूंगा कि इस तरह की बात ना करें। ये तो ये जो है ये चीजें जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर है। लेकिन ये आरिफ मोहम्मद खान भी जो है वो चयनित जो है वो राजनीति करते हैं। जब आप जो है शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का आप विरोधी हो गए, तो ऐसी एक्ट जब बना तो उसमें आप क्यों नहीं बोले? इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं जो है आप जो है वो चयनित जो है वो राजनीति कर रहे हैं, और सियासी लोग जो है इनसे आप जो है बहुत ज्यादा आशा नहीं करें कि वो कोई जो है वो पुण्य कार्य करेंगे। वो अपने हिसाब से जो है इस तरह की चीजें बोलते हैं। जिस तरह वसीम रिजवी साहब ने ये झूठ बोला कि इंदिरा गांधी ने जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को बनवाया, ये बिल्कुल 100% जो निराधार बात है, बेबुनियाद बात है। ये जो इस तरह जो है आलिम उलमा मुल्ला जो है वो कटाक्ष करके जो है और जो है तनकीद करके अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो गटर की बात जो कही है वो जो है उसमें दम है, उसमें दम है। वो उसमें बात में नरेंद्र मोदी जी की बात में प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया है उसमें जो है वो बिल्कुल दम है। और सच्चा कमेटी की रिपोर्ट जो है कांग्रेस ने इसलिए जो प्रस्तुत कराया ताकि जवाब दिया जा सके। तुम जो कहते थे हम तुष्टिकरण, नुमानी साहब कांग्रेस क्या सोचती रही है किया है मुसलमानों के लिए? नुमानी साहब मौलाना साहब जिलानी जी, मैं आपके पास आऊंगा। तहसीन पूनावाला, बड़े संगीन आरोप हैं कांग्रेस पर, गटर में रखा गया मुसलमानों को। आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के तहत ऐसा किया है? पार्टियों ने सब जनता को गटर में रखा, मुसलमानों को ज्यादा रखा है। हिंदू मुसलमान किसी की स्थिति सही नहीं है। नुमानी साहब तहसीन अरे ये पता नहीं क्या बात है। अगर आदरणीय नुमानी साहब चिल्लाना बंद कर दे, आप बोलिए। अगर आदरणीय नुमानी साहब चिल्लाना बंद करे तो मैं अपनी बात रख दूं आपके सामने। थैंक यू। देखिए, सवाल यह है कि वजीर आजम जब पार्लियामेंट में कल बात कर रहे थे तो इसे कहते हैं लीगल टर्म में हियरसे। वजीर आजम ने किसी की किताब में कुछ लिखी हुई बात किसी के इंटरव्यू में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा। अगर ये बात आप किसी कोर्ट में कहे, क्योंकि मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट एक बहुत सीरियस जगह है, जैसे एक कोर्ट है, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं हो सकता। इसके बाद माननीय वजीर आजम ने कहा मैं यूट्यूब लिंक भेज दूंगा उस बात की कि ये बात हुई थी। आज 24 घंटे हो गए, वजीर आजम ने कोई यूट्यूब लिंक नहीं भेजा। झूठ बोलना, गलत बात करना और पार्लियामेंट में गलत फैलाना। अरे इंटरव्यू अभी तहसीन, हमने आरिफ मोहम्मद खान का भी वो इंटरव्यू भी दिखाया था। आपके जुड़ने से पहले हमने आरिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू भी दिखाया था। ये छपा हुआ है। मनीष जी, मुझे लगता है कि जिन लोगों का कोई आधार नहीं है, देखिए सोच का आधार नहीं है। जिलानी जी बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, प्रेम जी के पास भी जाना है। जिन्होंने जो उस
तहसीन आप बोले, आप अपनी बात पूरी कर लें। शो पे न्योता दिया है, अगर कोई चिल्लाएगा मैं शो छोड़कर चला जाऊंगा। थैंक यू, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं बिल्कुल जानता हूं, मैं न्यूज एक्स देखता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं आपने वो आरिफ मोहम्मद का इंटरव्यू दिखाया है, मैं जानता हूं। मैं जो बात कर रहा हूं उससे गहराई की बात कर रहा हूं। आरिफ मोहम्मद जो कांग्रेस से दुखी थे, उन्होंने तथाकथित कहा कि इस तरह की बातें मैंने सुनी है। ना आपके इंटरव्यू में जो न्यूज एक्स में दिखाया गया है, ना आज तक आरिफ मोहम्मद खान ने उसका कोई सबूत पेश किया, ना वजीर आजम ने उस बात का सबूत पेश करने के लिए वो लोग ही नहीं है। आपसे मनीष भाई दुखी हो जाओ जाकर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मनीष भाई, कल मैं आपसे दुखी हो जाऊं मनीष भाई, मैं जाकर किसी अन्य चैनल पे इंटरव्यू दूं कि मनीष भाई ने मुझे ये बातें कही थी, क्या वो सत्य हो जाता है? या नोमानी इस तरह से बंदर की तरह चिल्ला रहा था, क्या वो सच हो जाता है? नहीं, आप भाषा तहसीन, मेरा आपसे आग्रह है, भाषा की मर्यादा रखें, मुद्दा और चर्चा गंभीर है। ये व्हाट ही इज टॉकिंग, वो मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैसी बात कर रहे हैं? यही 3 लोगों को तमीज नहीं है, कांग्रेस तहसीन आप अपनी बात पूरी करें तो मुझे प्रेम शुक्ला और नवाब मलिक के पास जाना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं ये कहकर कि इस बात का मैंने वो इंटरव्यू देखा है आरिफ मोहम्मद खान का, आप ही के चैनल पे देखा है। आरिफ मोहम्मद खान या नुमानी या प्रेम भाई या मनीष भाई, कोई भी व्यक्ति इसका सबूत लिया है कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कहा आप किसी के चले जाने के बाद कोई हमारे बीच नहीं है, उस पर आरोप लगाते हो, इस तरह की झूठी बातें करते हो, इसका सबूत क्या है? दिस विल नॉट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड दिस डज नॉट स्टैंड इन पार्लियामेंट, मैटर एंड्स हियर। प्रेम जी तहसीन के मुताबिक जो बात कही गई है, वजीर आजम ने जो कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वो सरासर गलत है। जो रेफरेंस दिया गया वो गलत कह रहे हैं। देखिए उसमें जो जीवित व्यक्तित्व है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ही हैं। पार्लियामेंट में उनका वक्तव्य जो है ऑन रिकॉर्ड है, कांग्रेस का लाया विधेयक ऑन रिकॉर्ड है, उसकी कैबिनेट नोट ऑन रिकॉर्ड है, स्थितियां बदली हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, उसमें जो शामिल एक व्यक्ति है वो कह रहा है। तो जब आप किसी भी मामले को जांचते हैं तो साक्ष्य साथ परिस्थितिजन्य प्रमाण क्या है, तो परिस्थितिजन्य प्रमाण और साक्ष्य और मोहम्मद आरिफ खान पे होना सही इस बात का, इसलिए उनका नाम भी नहीं लिया गया, शेष किसी का नाम नहीं लिया गया। तो पार्लियामेंट की शुचिता को बरकरार रखते हुए एक सत्य को उद्घाटित किया गया। अब उस सत्य के उद्घाटन को स्वीकार नुमानी जी भी कह रहे हैं भाई समाज की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ दूसरे हमारे मुस्लिम मंच के भाई बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई स्थिति ठीक नहीं है। प्रेम जी आपको एक आंकड़ा बताऊं, स्थिति ठीक नहीं है। प्रेम जी अगर आप भाई भी नहीं कह रहे कि स्थिति ठीक है, तो फिर आप क्यों परेशान है भाई? आप मानिए हुआ ये। आपको एक आंकड़ा बताऊं, एक आंकड़े के मुताबिक जो एक रिसर्च और स्टडी है, हम देखें कैसे हो सकता है। प्रेम जी 25% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, 50% मुस्लिम महिलाएं निरक्षर हैं और 2.5% मुस्लिम महिलाएं केवल ग्रेजुएट हैं। तो आखिर बात आती है कि मुसलमानों को लेकर आप अगर गटर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं तो ये कितने जल्दी होगा? एक हमारे पास निश्चित कार्यक्रम है। तालीम की बात हमने जो है 2015 में शुरू कर दी। हमने अगर गरीबों को मकान देना का हमने प्रारंभ किया, मुस्लिम गरीबों को क्या मकान नहीं मिला है? और मकान देते समय क्या स्टेट ने किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया है? आयुष्मान भारत उसको गरीब बनता है, उसमें एक बड़ा कारण स्वास्थ्य गंभीर बीमारियां हैं, उसके लिए हमने उसको व्यवस्था दी है। वो गरीब इसलिए बीमारियों से अस्वच्छ रहने के कारण तो उसको शौचालय दिया है। वो अच्छे से गरीबी में एक बड़ा कारण, बीमारी में एक बड़ा कारण धुआं ले रहा है तो उसको एलपीजी गैस कनेक्शन दिया है। कश्मीर की एक महिला जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शहरी के लिए मुझे एलपीजी मिल गई, वो उनकी प्रशंसा करती है। तो समाज में गुणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। एक अहम सवाल है जो उसे अवगत भी करा रहे हैं। नहीं, जो अहम सवाल है वैसी जो उठा रहे हैं, क्या बीजेपी मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की बात पर भी सोचेगी? अगर बीजेपी खैरख्वाह बन रही है तो क्या मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की बात सोचेगी? नवाब जी मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या मुसलमानों के आरक्षण से उनकी तस्वीर और तकदीर बदलेगी? जी प्रेम जी आप पूरा करें। देखिए धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान, सब धर्म के आधार पर आरक्षण के प्रावधान से इनकार जो है साफ तौर पर हमारी संविधान सभा ने किया। जो पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं
वो कई राज्यों में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अल्पसंख्यक होने के नाते शिक्षण संस्थानों में आप लाभ लेते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में जो इनकी ही जात के पिछड़े हैं, गरीब हैं, जनजातीय मुसलमान जो हो गए हैं, उनको आरक्षण का प्रावधान मानने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में जो अल्पसंख्यक संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पोषित हैं, उनमें भी आप कृपा करके आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। तो आप भाग जाते कि हमारी ऑटोनॉमी पे आप जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपके यहाँ आप एक कुप्रथा है, उसके खिलाफ एक कानून बने, आप सरकार के खिलाफ नारे तकबीर का नारा लगाने लगते हैं। अरे नारे तकबीर पावन नारा है जी। जी प्रेम जी आपके पास आऊंगा, प्रेम जी आपके पास आऊंगा, जरा नवाब मलिक साहब से भी ये पूछ लूं। जो है निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। नवाब साहब उस्ताद योजना, ट्रिपल तलाक पर बीजेपी का रोक और इसके साथ साथ नई मंजिल योजना, आपको लगता है जब ये सारी योजनाएं आ रही हैं तो क्या आरक्षण जैसा ओवैसी कह रहे हैं, आपको लगता है जब ये सारी योजनाएं आ रही हैं तो क्या आरक्षण जैसा ओवैसी कह रहे हैं वो तकदीर और तस्वीर बदल सकता है मुसलमानों की? देखिए, कल ही हम लोगों ने साहू महाराज की जयंती मनाई है, जो आरक्षण के इस देश में जनक रहे। आरक्षण क्यों देने की वकालत उन्होंने की, और जब आरक्षण देने की बात की तो लोग विरोध करने लगे, और उन्होंने जो कमजोर है उसको कुछ दिया जाए ये तर्क रखा। बच्चा बीमार रहता है, कमजोर होता है, तो माँ भी 2 गिलास दूध पिलाती है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। अब यहाँ पे शुक्ला जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बता दूं, इस देश में सबसे पहले धर्म के नाम पर आरक्षण से लोगों को बेदखल करने का काम किया गया। 27 जनवरी 1950 के दिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तो देश के अंदर संशोधन किया गया कि वे दलित जो धर्म से हिंदू होंगे उन्हें ही जो एससी का आरक्षण है उसका लाभ मिलेगा। जब धर्म के नाम पर आपने अन्य धर्म के जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उन्हें उस आरक्षण से अलग निकाल दिया, तो जो धर्म के नाम पर पिछड़े हैं उनको आरक्षण देने से रोका कैसे जा सकता है? ये बहस तो सरासर गलत है। अगर आप मानते हैं बीमार है तो 2 गिलास दूध दो, कैसे 2 गिलास दूध दोगे आप तय करो। आप दूध पिलाने की सोचो तो नवाब साहब आप ये देखिए रहेंगे ना। नवाब साहब, जब हमने सच्चर कमेटी, जरा सुनिए मनीष जी, नवाब साहब आप अपनी बात पूरी करें, फिर यासिर जिलानी के बाद प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को शुरुआत की गई। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2014 तक उस पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन मोदी जी ने नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, जाके देख लीजिए गुजरात में क्या वो स्कीम लागू हुई थी क्या? नहीं, लेकिन आप अगर आज हुए बदल रहा है हालातों में देखें, तो साथ खड़े हैं, मदरसों स्वागत को करेंगे, अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रयास है, उस्ताद योजना है, हम नई चाहते हैं मंजिल करें। है। मेरे भाई पहले यही करे नहीं, ऐसा है, ये सारे कार्यक्रम थे, तब इसी को कहती थी भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण है। जब सच्चर कमेटी बनाई गई तो बोले गलत हो रहा है। आज अगर मन बदल रहा है अच्छी बात है, दीजिए, हम साथ खड़े रहेंगे। यासिर जिलानी आप कह रहे थे, देखिए मेरा जो कहना है कि जो बात आज जो शिगुफा पार्लियामेंट में असद हुए, जो आज शिगुफा पार्लियामेंट में उन्होंने छेड़ा है आरक्षण को लेके, आरक्षण एक ऐसा मामला है जो अलग अलग रियासत में पिछड़े मुसलमानों के साथ शुरू से आ रहा है। आप अब एक नया शिगुफा देके मुसलमानों को और हाशिए पे लेके जाना चाहते हैं। बार बार ये सच्चर कमेटी की बात तमाम जो कांग्रेस के लाइक माइंडेड और सो कॉल्ड सेकुलर जो लीडर हैं वो सच्चर कमेटी की बात करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि सच्चर कमेटी आखिर क्यों नहीं लागू हुई। 10 साल इनकी सरकार रही थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, और 2007 और 6 में जहां तक मुझे ध्यान है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पटल पे आ गई थी, लेकिन इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। और ये जब बार बार पूछते हैं कि क्या आपका भी जो सवाल है कि गटर से मुसलमानों को निकालने के लिए ये सरकार क्या कर रही है, तो मुझे कहने में बड़ा फक्र इस बात का हो रहा है कि आपने देखे कि इस 15 दिन के जो मोदी 2 का टेन्योर है उसमें जो सबसे बड़े डिसीजन है
5 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की बात कही गई है, वो किस लिए कही गई है? क्योंकि उनको उस नीचे पायदान पे, जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनको उठा के ऊपर लेके आया जाए, उनको लेके आया जाए। जी, इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि मुसलमान को डर लगता है? ऐसा कई तबकों में विपक्ष आप पर आरोप लगाता है। मुसलमान देखिए डर नहीं लग रहा है, ये जो विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इनके पास राजनीति करने, इनसे सवाल करिए तो ये गुस्सा करने लगते हैं। इन लोगों की वजह से मुसलमानों को कहीं ना कहीं डर लगने लगा है, नहीं तो भारत में किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज भी जहां आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आज भी भारत के वजीर आजम ने संसद से उस मुद्दे पे, उस मॉब लिंचिंग पे भी उन्होंने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तत्परता के साथ राज्य की सरकार का काम कर रही है। मेरा सिर्फ इस वक्त ये कहना है कि मुसलमानों को जो आगे बढ़ाने की बार बार बात हो रही है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके से उसके तमाम स्कीम आप अगर गौर से देखेंगे, चाहे वो साथ हो, हुनर हो, सीखो और कमाओ हो, आप उस पे आए, आप इंप्लीमेंट करें, आप लोगों के साथ मैं आपके पास आऊंगा। सरकार आपको क्या दे रही है? तहसीन, आपको अपने नवाब जी आपके पास भी आऊंगा। तहसीन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। यासिर भाई की अगर हर बात से मैं सहमत हूं, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मॉब लिंचिंग में यह आदेश दिया है माननीय वजीर आजम की हुकूमत को कि आप मॉब लिंचिंग पर एक कानून ले आए। आप कानून क्यों नहीं लाते? चाहे हिंदू लिंच हो, चाहे मुसलमान लिंच हो, चाहे आदमी लिंच हो, चाहे औरत लिंच हो, लिंचिंग किसी की नहीं होनी चाहिए। आप कानून क्यों नहीं लाते? पहली बात। मैं आपके पास आऊंगा। महाराष्ट्र जिस सूबे से मेरे भाई प्रेम शुक्ला जी आते हैं, तहसीन आपके पास आऊंगा। तहसीन, चूंकि ये खबर आ रही है और मुझे यहाँ पर रुकना होगा, कौन कहता है कि मेरा गम के फसाने को सुनते हो तुम यारों? मैं भी हिंदुस्तान का ही मुसाफिर हूं यारों। ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, मैं हूं एक इंसान यारों। क्योंकि हिंदुस्तान मेरा भी है, हिंदुस्तान ही मेरा दीन, हिंदुस्तान ही मेरी कलमा, हिंदुस्तान ही मेरा ईमान और हिंदुस्तान ही मेरी अजान। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।